डियर स्टूडेंट्स। तो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो डेवलपमेंट में पॉलिसीज़ लाई गवर्नमेंट ने उसको डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने पीएसयू या पब्लिक सेक्टर यूनिट के बारे में डिस्कस किया और फिर हम लोगों ने भारत में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का क्या सिनेरियो है इसको देखा। और उसी क्रम में आगे हम बात करें, अगर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर हम उसमें आए बच्चों, तो हम देखते हैं कि अभी हमारी इंडिया गवर्नमेंट ने जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डिसाइड किए हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो औद्योगिक गलियारा, जिसको हिंदी में बोलेंगे, या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। औद्योगिक गलियारा या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा जो है, जो हमारा उद्योग मंत्रालय है, उसने अभी तक 5 गलियारा या 5 कॉरिडोर निर्धारित किए हैं। अब ऐसा स्पेशली अगर कोई जोन बनाया जाता है या कोई कॉरिडोर बनाया जाता है तो वो क्यों होता है, उस पर हम आते हैं। अभी सबसे पहले वो 5 कॉरिडोर कौन से हैं मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। वो 5 कॉरिडोर आपके सामने आ जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सबसे पहला है DMIC। DMIC, ठीक है, पहला कॉरिडोर है DMIC। D फॉर दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो ये होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो अब दूसरा इसके बाद सेकंड जो है वो है CBIC, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीसरा है, थर्ड है BMEC, BMEC बेंगलुरु, ठीक है, BMEC बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, देन फोर्थ है AKIC, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। एंड फिफ्थ है ECEC, ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न कोस्टल इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं मेन अगर हम कॉरिडोर में बात करें तो ये दिल्ली मुंबई, ये चेन्नई बेंगलुरु, ये बेंगलुरु मुंबई, अमृतसर कोलकाता, ईस्टर्न कोस्टल, पूर्वी तटीय, भारत का पहला ये तटीय इकोनॉमिकल कॉरिडोर है, कोस्टल कॉरिडोर। ठीक है, समुद्र तटीय ईस्टर्न कोस्टल कॉरिडोर। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये इकोनॉमिक या औद्योगिक या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या गलियारे का क्या मतलब है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्टर्न कोस्टल
इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसा जो बनाया गया है, इसका मतलब क्या है? तो इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा जो प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो ऐसे, और इसके अलावा नए नए सेंटर्स डेवलप होंगे। तो सबसे पहले इस कॉरिडोर में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वह है रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी यहां सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दिल्ली से मुंबई का एक एक्सप्रेसवे, एक हाईवे ऐसा कुछ डेवलप होता है और उस हाईवे पे अगर जयपुर आ रहा है, उस हाईवे पे अगर जो है वो नासिक आ रहा है या पुणे आ रहा है, उस हाईवे पे अगर आगरा आ रहा है, तो ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया जो है उनका डेवलपमेंट किया जाए। सेम ऐसे ही चेन्नई बेंगलुरु रूट पे या बेंगलुरु मुंबई कॉरिडोर में या अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में और ईस्टर्न कोस्टल कॉरिडोर में। तो ये सबसे, क्योंकि आप ये जानते हैं इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर बच्चों ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है ये कि हम पूरे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में, आज आप देखिए कि आज आप फैजाबाद में, अयोध्या में बैठे हुए हो, आप सुबह कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करो और शाम को वो लखनऊ से आ जाता है। कैसे? ये रोड कनेक्टिविटी की फैसिलिटी। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप एक दिन ऑर्डर करो, दूसरे दिन तीसरे दिन आता था, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी सही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को डेवलप करना। उसके बाद फिर यहाँ पर औद्योगिक या इंडस्ट्रियल सेंटर्स, औद्योगिक केंद्र या इंडस्ट्रियल सेंटर्स का डेवलपमेंट होगा या विकास होगा। इसके बाद प्रोडक्ट बेस डेवलपमेंट, उत्पाद के आधार पर, कोई प्रोडक्ट के आधार पर विशेष रूप से अगर कहीं पर, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोलकाता में उत्पादों का वर्ग अलग है, अमृतसर में उत्पादों का अलग है, बीच में कई अलग है, तो उसी अनुसार उस पर उत्पादन करना। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेंटर डेवलप करना, ठीक है। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, इस कॉरिडोर में जो भी है उसको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करना ऐसी औद्योगिक इकाइयों को, ये इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया है। और भारत सरकार के द्वारा ये जो कॉरिडोर बनाए गए हैं, इसका उद्देश्य, इसका जो डेवलपमेंट है अभी हो रहा है, अभी ये प्रोसेस में है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद, इसके साथ अगर हम देखें तो भारत में इंडस्ट्रियल जोन डेवलप किए गए हैं। इंडस्ट्रियल जोन, 8 मेन इंडस्ट्रियल जोन हैं इंडिया में जिनका डेवलपमेंट किया गया है। तो हम वो 8 जोन कैसे किए गए हैं उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल जोन, इसके बाद सेंटर, या इसमें कौन से सेंटर हैं, और फिर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं वो कौन से, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 8 इंडस्ट्रियल जोन भारत में उद्योग मंत्रालय के द्वारा 8 औद्योगिक क्षेत्र या जोन निर्धारित किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर्स एंड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्शन सेंटर्स हैं और प्रोडक्ट है उनके बेसिस पर वो निर्धारित किए गए हैं। अब वो कौन कौन से जोन हैं मैं आपको बताने चल रहा हूं, उन जोन पर मैं आ रहा हूं। मुंबई पुणे जोन, पहला है मुंबई पुणे जोन। अब मुंबई पुणे ऑटोमेटिकली यहां पर अगर आप किताबों में देखेंगे
या किसी भी गवर्नमेंट की साइट पर देखेंगे तो ऑलरेडी मुंबई और पुणे तो लिखा ही होगा, बट मैं फिर से मुंबई पुणे को नहीं लिख रहा हूँ। मुंबई पुणे तो मेन सेंटर हो गए, लेकिन मुंबई पुणे के अलावा थाने, कौन कौन से सेंटर्स और हैं? थाने, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर, सतारा। तो ये हो गए मेन सेंटर। अब मेन सेंटर इस इंडस्ट्रियल जोन में कौन कौन है? मुंबई, पुणे, थाने, नासिक, सोलापुर, अहमदनगर और सतारा। ठीक, अब इस इंडस्ट्रियल जोन में प्रोडक्ट कौन से इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में होता है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं? तो सबसे पहले कॉटन क्लॉथ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर। ठीक, ये मेन प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इस जोन में हैं, मुंबई पुणे जोन में। ठीक, अब दूसरा जोन हुगली जोन, हुगली कोलकाता। हुगली जोन में कौन कौन से मेन सेंटर्स हैं, अब इस पर आते हैं हुगली में, ठीक है। तो हावड़ा, कोलकाता, चित्तरंजन, हल्दिया, आसनसोल, बिरला नगर, रिसरा। ठीक है, हावड़ा, कोलकाता, चित्तरंजन, हल्दिया, आसनसोल, बिरला नगर और रिसरा। ठीक, तो ये वो सेंटर्स हैं जो हुगली जोन में हैं। ये सारे इंडस्ट्रियल जोन की बात मैं कर रहा हूं। अब यहां पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जूट, कागज, उर्वरक, फर्टिलाइजर, लोकोमोटिव इंजन और कॉटन क्लॉथ भी है यहाँ। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेकेंड इंडस्ट्रियल जोन। सेकेंड इंडस्ट्रियल जोन के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर। अब बच्चों हम थर्ड जोन पे आते हैं। तीसरा जोन है बेंगलुरु चेन्नई जोन। जो तीसरा इंडस्ट्रियल जोन है वो बेंगलुरु चेन्नई जोन है। तो थर्ड जोन बेंगलुरु चेन्नई, बेंगलुरु और चेन्नई के अलावा यहां पर जो सेंटर है मैसूर, शिवकाशी और मैं देख ले रहा हूं और कौन से सेंटर्स यहां पर हैं। कोयम्बटूर, कांचीपुरम, साड़ियाँ यहाँ की फेमस हैं। कांचीपुरम रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है। मैसूर भी फेमस है, उसके लिए आप जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है रेशमी वस्त्र, सिल्क क्लॉथ या रेशमी वस्त्र, मशीनरी उत्पाद हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर पटाखे, कागज आदि। ठीक, ये हो गया हमारा तीसरा जोन जिसके मेन प्रोडक्ट आपके सामने आए। अब चौथा जोन स्टेट के नाम से है गुजरात।
गुजरात अपने आप में एक जोन है, जबकि आप देख रहे हैं अभी भी एक हुगली जोन भी ऐसे आया था, ठीक है। तो जो बंगाल का स्पेशली था, अहमदाबाद, सूरत, आनंद या आणंद बोलते हैं इसको, देन गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट और जामनगर, ठीक। ये हो गया गुजरात जोन। गुजरात जोन के जो मेन सेंटर हैं अहमदाबाद, सूरत, आणंद, हिंदी में आनंद बोलते हैं, गांधीनगर, बड़ोदरा, राजकोट और जामनगर। इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र या कॉटन क्लॉथ्स, ज्वेलरी, फूड प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल, ठीक है, मुख्य रूप से ये जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा जोन गुजरात। अब पांचवा जोन है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन। तो फिफ्थ जोन है दिल्ली एनसीआर या नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली इसका मेन सेंटर होगा। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये कुछ शहर सेंटर्स हैं जो प्रोडक्शन के, मोदी नगर भी है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन के सेंटर हैं। अब यहाँ पर होजरी यानी रेडीमेड गारमेंट, मुख्य उत्पादों में होजरी या रेडीमेड गारमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, स्पोर्ट प्रोडक्ट जैसे मेरठ वगैरह, और केमिकल, ये प्रोडक्शन। अब इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्शन होते हैं, पर मेन प्रोडक्शन जो है वो इन चीज़ों का हो रहा है। ऐसा सेंटर यहाँ पर, ये इसको इस आधार पर इंडस्ट्रियल जोन 5 डिक्लेयर किया गया है। अब इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रियल जोन 6। इंडस्ट्रियल जोन 5 के बाद इंडस्ट्रियल जोन 6 की अगर हम बात करें तो 6 नंबर पे छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र, झारखंड, रांची, इसके सेंटर हैं रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, ये इसके मेन सेंटर हैं। हैवी मशीनरी या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कह सकते हैं, आयरन एंड स्टील, कोयला और सीमेंट, ये यहाँ के मेन प्रोडक्ट या उत्पाद हैं, ठीक है, हमारे 6 जोन में, छठे जोन में। 7th है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला। विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, करनूल और गुंटूर, ये मेन सेंटर है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सेंटर्स, विजयवाड़ा, विजयनगर, करनूल और गुंटूर, ठीक है। टोबैको आदि का जो प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर
टोबैको प्रोडक्ट, कागज या पेपर, ठीक है, ये प्रमुख उत्पाद हैं जो विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल जोन के अंतर्गत आपको मिलेंगे। अब 8वां जोन जो हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है उस पर आते हैं। 8th जोन जो है केरला का है, ठीक है, तिरुअनंतपुरम कोल्लम, तिरुअनंतपुरम कोल्लम जोन। तिरुअनंतपुरम और कोल्लम तो मुख्य शहर है ही हैं। अब यहाँ पर कोचीन, त्रिवेंद्रम, ठीक है, ऐसे कुछ शहर हैं। और प्रोडक्ट की बात करें तो रबर प्रोडक्ट, कोकोनट फाइबर, फिश प्रोडक्ट, ठीक है, और मसाले या स्पीसीज या मसाले जो है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है प्रमुख रूप से, चाहे वो रबर उत्पाद हो, कोकोनट है, फाइबर है, फिश है या मसाले हैं, इनका प्रोडक्शन इस सेक्टर में होता है। तो इस बेसिस पर ये जो है हमारा 8वां इंडस्ट्रियल जोन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों की, भारत सरकार के द्वारा इंडस्ट्रियल जोन को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है कि विशेष वर्ग के उत्पादों को गुणवत्तापूर्वक उत्पादन उसका किया जाए, जिससे कि हम उसे निर्यात की वस्तु के रूप में स्थापित कर सकें, हम उसे एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के रूप में स्थापित कर सकें। क्योंकि औद्योगिक विकास में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो प्रोडक्शन करते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है उससे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकें। अपनी जो घरेलू आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति तो हम कर ही लें, उसके लिए हमें आयात ना करना पड़े। पहली चीज़ कि हम सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर हो, अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लें। अभी देखिए आत्मनिर्भर भारत का इसी सिलसिले में चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारी जो विदेशी मुद्रा है उसकी आय हमें होगी। और वो एक्सपोर्ट तभी हम कर पाएंगे जब हम क्वालिटी प्रोडक्ट, जो इंटरनेशनल क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड पर हम अपने प्रोडक्ट्स को अगर तैयार कर पाएंगे तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो इसके लिए स्पेशली, जैसे अगर सपोज दैट मान लीजिए कि जो है, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मेरठ को जो है स्पोर्ट प्रोडक्ट का एक सेंटर बनाया गया। अब बड़ी बड़ी जो गेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स को उनका प्रोडक्शन करती हैं, ऐसी कंपनियां अगर उसी जोन में डेवलप हो जाएं तो एक दूसरे का कहीं ना कहीं कोऑपरेशन होता है, पहली चीज़। और एक तरह के जो भी उनको कच्चा माल या रॉ मटेरियल चाहिए वो एक जगह सारा उनको अवेलेबल हो जाएगा। 10 जगह उनको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपटीशन होगा, आपस में कंपटीशन भी होगा, एक हेल्दी कंपटीशन होगा और इस तरह से वो सेंटर डेवलप होगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल जोन जो डेवलप करने का उद्देश्य है वो ऐसा ही है कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वालिटी प्रोडक्शन करें और जिसके आधार पर हम उसे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना सकें। आगे चलकर आप एक चैप्टर आएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। तो आयात निर्यात में आप देखेंगे कि ऐसे सेंटर्स कहाँ कहाँ बन चुके हैं, कहाँ कहाँ उनका डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बच्चों एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत चर्चा में भी है इस समय, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो इस लॉकडाउन या कोरोना काल के दौरान आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, MSME। और ये मंत्रालय है वर्तमान में, भारी उद्योग मंत्रालय अलग है
और एमएसएमई अलग है। माइक्रो, ठीक है, एम यहां पर 2 बार आया है, तो एक माइक्रो है, एक मीडियम है, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसका मतलब इसमें तीन तरह के इंडस्ट्री को लिया गया है। माइक्रो, सूक्ष्म, स्मॉल, लघु, और मीडियम यानी मध्यम। तीन तरह के इंडस्ट्री की बात की गई है इसके अंतर्गत, एमएसएमई के अंतर्गत, ठीक। तो सबसे पहली बात तो यह है कि 1 जुलाई 2020 को अभी लेटेस्ट जो है, जो सरकार की वो आई है एमएसएमई पॉलिसी, 1 जुलाई 2020 को लागू, 1 जुलाई 2020 को लागू हुई है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पॉलिसी। माइक्रो स्मॉल मीडियम, और इसके अंतर्गत एक योजना प्रारंभ की गई है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, उद्यम पंजीकरण, उद्यम रजिस्ट्रेशन की एक योजना प्रारंभ की गई है 1 जुलाई 2020 को। अब माइक्रो की श्रेणी में अब कौन आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन हुआ है, और माइक्रो की श्रेणी में किसको लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर होगा कि स्मॉल की श्रेणी में किसको लिया जाएगा, मीडियम की श्रेणी में किसको लिया जाएगा, ठीक है। तो उसका जो क्राइटेरिया है उस पर मैं आता हूं, ठीक। यहां पर उस क्राइटेरिया में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, यहां पर इससे समझिएगा। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, निवेश, और दूसरा टर्नओवर। 2 आधारों पर किसी कंपनी को क्या माना जाता है, यहां पर ये क्लासिफिकेशन हो गया, ये कैटेगरी हो गई, ठीक। तो अब माइक्रो के लिए क्या कहा गया कि अगर किसी उद्योग में, अगर किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो माइक्रो है। मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो वो माइक्रो है। और टर्नओवर कितना, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, क्रय किया, बेचा, टोटल टर्नओवर, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, टोटल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ है तो वो माइक्रो है, ठीक। तो अब माइक्रो को क्या परिभाषित किया गया, अगर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट पूछा जाए, निवेश के आधार पर पूछा जाए, टोटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर पूछा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 करोड़। अगर टोटल टर्नओवर के आधार पर, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, टोटल टर्नओवर के आधार पर माइक्रो कौन होगा, सूक्ष्म उद्योग कौन होगा, 5 करोड़ वाला। 5 करोड़ रुपए तक का टोटल मैक्सिमम, ठीक है। 5 से ऊपर वाले में अब कैटेगरी बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें स्मॉल में, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक यहां पर आ गया स्मॉल में, और टर्नओवर 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए यहां पर टर्नओवर की बात की गई। मीडियम की अगर हम बात करें, मध्यम 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ टर्नओवर रुपए, ये सब रुपए में है। और ये जो टर्नओवर है ये क्या है, वार्षिक, एनुअल टर्नओवर है, ठीक है, वार्षिक।
ठीक। तो अब आप देख रहे हैं, आपको अब ये चीज हमेशा, अभी फिलहाल जब तक कि अगली कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आती जिसमें परिवर्तन हो, तब तक अब आपके लिए ये है कि भारत में सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 करोड़ का टर्नओवर है। टर्नओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां, ये भी आपको बता दें। स्मॉल या लघु उद्योग के लिए अब कितना हो गया, 50 करोड़ का, और मध्यम उद्योग के लिए कितना हो गया, 250 करोड़। 250 करोड़ से ऊपर अगर चला गया तो फिर वो बड़े उद्योगों में आ जाएगा। ठीक है। अब उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्यम पंजीकरण योजना, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसे उद्योगों को ऐसी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत लाया गया है। अब इस उद्यम रजिस्ट्रेशन में इनको क्या फैसिलिटी दी जा रही है 1 जुलाई 2020 से, उस पर आते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत एमएसएमई को कौन सी फैसिलिटीज दी जा रही है, उस पर आते हैं। एमएसएमई को मिलने वाली जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, सबसे पहला इनको PRN दिया जाएगा, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। PRN की सुविधा, PRN या परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे इनको रिन्यूएबल की आवश्यकता नहीं होगी। सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफिकेट रिन्यूएबल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान कर दिया है। पहले क्या होता था, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, फिर रिन्यूएबल का चक्कर, फिर वही रिन्यूएबल में फिर वही काम करो जो रजिस्ट्रेशन में आपने किया, सारा वेरीफाई कराओ, ये कराओ सब। तो ये परमानेंट हो गया। ये दूसरा, ये ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, कोई कहीं कुछ भी जाने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन अप्लाई करके आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट लीजिए। ठीक है। इसके बाद डायनामिक QR कोड, डायनामिक QR कोड डिजिटल सिग्नेचर के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप कहीं से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटली आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना हो, कुछ भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पर आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फ्री, पूरी तरह से ये फ्री है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, स्वयं घोषणा पर आधारित, बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है। आधार डेटा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आधार डेटा। ठीक है। अब यहां पर जैसे किसी ने अपने उद्योग के बारे में, अपनी चीजों के बारे में कुछ बताया, जो भी इंफॉर्मेशन दी, तो वो सब आधार से लिंक है। आधार पैन से लिंक है, पैन GSTN से लिंक है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट या ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहां से सारे डेटा को कलेक्ट कर लेगा, उसको अलग से इन्फॉर्म करने की, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी। पूरी तरह से ये प्रक्रिया पेपरलेस होगी। ये पेपरलेस प्रोसेस है, जिसके तहत व्यापारियों को ये फायदा दिया गया है कि आपको ऑफिसेज की दौड़ नहीं लगानी है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। पूरी प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। इसके तहत आप जो है इस फैसिलिटीज़ को प्राप्त कर सकते हो, और इसके आधार पर जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ हैं वो आप प्राप्त कर सकते हो। जो भी गवर्नमेंट जो है आपको फाइनेंशियल एड या जो भी चीज़ें देगी वो आप प्राप्त कर सकते हो। बैंक लोन या तमाम चीज़ें ऐसी हैं
जो आप इसके आधार पर प्राप्त कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और तमाम ऐसे कार्यक्रम जो सामाजिक योजनाएं हैं वो एमएसएमई से जोड़ दिया गया है, क्योंकि आज अगर हम देखें बच्चों, एमएसएमई से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो एक तथ्य दिया है उस पर आते हैं, जिस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम देश के कुल औद्योगिक इकाइयों की बात करें, कुल औद्योगिक इकाइयां, तो देश की कुल औद्योगिक इकाइयों का लगभग 95% एमएसएमई है। लगभग 95। बड़े उद्योग कितने हैं? मात्र 5%। जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट, उस नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पर बात करें तो टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उसका 95% जो है वो एमएसएमई है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे फैक्ट पे आते हैं, जो आपका दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का या औद्योगिक उत्पादन में, कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, औद्योगिक उत्पादन में एमएसएमई का योगदान 40%, 40% टोटल प्रोडक्शन में इनका योगदान है। ये आप देखिए, ये तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है। देश के जीडीपी में योगदान, इसका योगदान, एमएसएमई का योगदान 8.2% है देश के जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और देश के कुल निर्यात, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई का योगदान 33% है, 33% है। ठीक है, ऐसे ही सरकार ने नहीं एमएसएमई को इतनी महत्वता दी, उसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया। कुछ न कुछ कारण था, बहुत सारे कारण थे। तो अगर देखा जाए तो भारत की औद्योगिक व्यवस्था का बैकबोन है, भारत की औद्योगिक व्यवस्था या इंडस्ट्रियल सिस्टम का बैकबोन है एमएसएमई। और इसीलिए इससे जुड़े हुए जो भी व्यापारी हैं, जो भी उद्योग समूह हैं, छोटे बड़े, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं, जिससे इसको बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि चाहे हमारे जीडीपी की बात की जाए, चाहे एक्सपोर्ट की बात की जाए, चाहे टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए, एक बड़ी हिस्सेदारी है, इस पर हम निर्भर हैं। तो इसलिए इससे संबंधित जो मुख्य बातें थी, जो परिवर्तन हुआ है, जो लेटेस्ट डेटा था, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब बच्चों, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। मैंने हमेशा आपको इकोनॉमी में एक सोर्स की बात की कि प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है इकोनॉमी में। तो प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। और उसमें अब आप इस चैप्टर में बस केवल वहाँ से एक दो चीज़ें आप इंक्लूड कर लीजिएगा कि भारत के प्रमुख उद्योग, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो स्पेशली उसमें कपड़ा उद्योग या क्लॉथ इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, पेट्रोलियम, ठीक है, ऐसे 3 बड़े सेक्टर्स को आप उठा लीजिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। मेन सबसे बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में कौन है? कॉटन, क्लॉथ, कपड़ा, वस्त्र उद्योग है। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको आप देख लीजिएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्वेश्चंस
के अंतर्गत मैं ये आपको प्रोवाइड करूँगा और भी जो इन्फॉर्मेशंस होंगी। और नेक्स्ट टाइम हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बच्चों आपको बता दूँ, स्पेशली दिशा परिवार के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसके बेसिस पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। 22 अगस्त की डेट है आज। अब आपके पास उस नोट्स को सामने लाने का जो समय है वो आने वाला है। जल्दी ही वो समय आएगा जब हम आपसे ज्योमेट्री के नोट्स या इंग्लिश में नाउन के या टेंसेस के नोट्स या पॉलिटी इकोनॉमी के नोट्स हम आपसे मंगाएंगे। और बिना नोट्स के फिर आगे आपकी जो निरंतरता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। इसलिए समय रहते आप उसे तैयार कर लें और सेफ रहें बच्चों, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। आपको आगे निश्चित अच्छे जो आयाम हैं वो देखने को मिलेंगे। आप धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके बच्चों।